ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो हमारा होने वाला है मैनेजमेंट फंक्शन का सेकंड फंक्शन, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हमने अब तक जो टॉपिक कवर किया है मैनेजमेंट फंक्शन में हमारा प्लानिंग था, जहां हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग हम लोगों ने बात किया, टॉपिक कवर किया। जिनको डाउट अगर प्लानिंग में, हमारे पास सभी क्लासेस का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो आराम से जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। अगर उनको प्लानिंग का वीडियोस नहीं मिला फॉर एग्जांपल, तो मुझसे व्हाट्सएप करके मुझसे लिंक मांग सकते हैं, मैं लिंक उनको शेयर कर दूंगा। ठीक है, टॉपिक आज का हमारा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना। और ये ऑर्गेनाइजेशन में कहूं या मैं ऑर्गेनाइजिंग कहूं, दोनों का मतलब यहाँ पर सेम समझना। आगे हम लोग बात करेंगे चीज क्या है पूरा पूरा। तो अगर मैं देखूं मैनेजमेंट प्रोसेस में या फिर मैनेजमेंट फंक्शन में देखूं, पांचों फंक्शन में से जो सेकंड फंक्शन हमारा है वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जैसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो दोनों वर्ड का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि तुम लोग मे बी कंफ्यूज हो सकते हो ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। टॉपिक कवर करने से पहले मैं खत्म कर दूंगा। तो पहले हम कवर कर लेते हैं कि आज हम लोग टॉपिक में बात करने वाले क्या क्या इस क्लास में। टॉपिक हमारा कवर होगा पहला, जो हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले या फिर मैनेजमेंट फंक्शन को जानने से पहले सबसे जो की एलिमेंट होना चाहिए तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, वो होना चाहिए उसका मीनिंग या कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया मीनिंग या पूरा पूरा क्लियर ना हो, तो मैं रिकमेंडेशन की 3 से 4 बार पढ़ना, उसको और समझना, तभी जाके आगे टॉपिक समझना। कि मैनेजमेंट का जो पूरा जहां पे अटकता है ना, वो बेसिक के कॉन्सेप्ट में ही अटकता है। तो अगर तुम डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट किसी भी स्टार्टिंग चैप्टर का तुम समझ जाओगे, तो 70% चांस है कि तुम्हें आगे डाउट बहुत ही कम से कम होगा। तो हम लोग कवर करेंगे इन डिटेल। टॉपिक हमारा पहला होगा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना। थर्ड हम बात करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर हमारा है ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर का पहला पार्ट हमारा है, अगली क्लास में अगला पार्ट कवर कर लेंगे। तो ध्यान दो, अगर मैं बात तुम्हें करूं इस वर्ड के बारे में ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे दो वर्ड हमेशा लेके चलूंगा सिनोनिमसली। एक तो मैं कभी कभी बोलूंगा ऑर्गेनाइजिंग, या मैं कभी कभी बोलूंगा ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो लोग आज तक समझते हुए आए हैं ऑर्गेनाइजेशन वर्ड, ध्यान देना। तो वहां पे जरा भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, ये एज नाउन हमारा यूज नहीं हो रहा है, बल्कि एज वर्ब हमारा यूज हो रहा है। अगर मैं एज नाउन को यूज करूं इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं किसी इकोनॉमिक एंटिटी, एक्टिविटी नहीं, किसी इकोनॉमिक एंटिटी को रेफर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, ये सभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, चलो कह लो। तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही चलो परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना, यहाँ हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, इसका मतलब वहां पे एकदम वो चीज नहीं होने वाला है, बल्कि इसका मतलब ये है एक तरह का एक्टिविटी। मतलब कैसे हम किसी भी एक वर्क को, एक जॉब को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। या फिर जो प्रोसेस हमारा, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना। तो यहाँ पे मैं फिर से बोलूं, कंफ्यूज मत होना कि मैं किसी कंपनी या किसी फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का मतलब मेरा होने वाला एक प्रोसेस से, एक एक्टिविटी से, जहां पर कुछ चीजें हमारी होती है। ठीक है, तो अगर बात मैं करूं सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं सेकंड फंक्शन पता होना चाहिए कि इसके पहले वाला जो फंक्शन हमारा था वो था प्लानिंग। यहाँ पर कंपनी क्या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहती है, फॉर एग्जांपल क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से अचीव करना चाहती है, वो प्लानिंग वाले प्रोसेस में वो पूरा करती है, पूरा अपना एक्टिविटी परफॉर्म करती है। जब प्लानिंग एक्टिविटी हमारा परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद एक नया एक्टिविटी हमारा निकल के आता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, जो हमारा सेकंड स्टेप चलो है। यहाँ पे किसी को भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि जो भी हमारे 5 सीक्वेंस में जो हमारे प्रोसेस, हमारे यहाँ कह सकते हैं फंक्शन है, वो सीक्वेंस में ही रहेंगे, वो आगे पीछे कभी नहीं होंगे। मतलब प्लानिंग का जो हमारा रहेगा प्लेस सबसे पहला रहेगा, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग का प्लेस हमारा सेकंड हमेशा रहेगा, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, देन आएगा हमारा एंड में कंट्रोलिंग, ध्यान देना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, जो स्टेप हमारा होता है प्लानिंग के बाद। तो इस वाले स्टेप में अगर मैं डिफाइन करने जाऊं कि ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पर मेन फोकस हमारा चाहिए कि हम लोग करते क्या एक्चुअली इस स्टेप में। ठीक है, अगर तुम्हें बताऊं, तुम्हें इसका आंसर इन डिटेल मिल जाएगा जब हम टॉपिक नंबर 3 कर रहे होंगे आज का, जो कि हमारा स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग। वहां तुम्हें इसका आंसर डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन फॉर डेफिनेशन से कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पे समझना कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हम प्लानिंग करते हैं ना, कि मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ये चीजें करनी है, इतने सारे यहाँ पे काम हो सकते हैं, 100 या 50 तरह के अलग अलग काम हो सकते हैं। यहाँ पे एक
सिमिलर तरह के मेरे काम हो सकते हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप यहाँ पे होता है ऑर्गेनाइजिंग में, उसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि उन सभी तरह के सिमिलर एक्टिविटीज को हम एक ही संग ग्रुप कर सके ताकि जो हमारा जो बेनिफिट हमें मिल सके स्पेशलाइजेशन का वो अचीव हो। हालांकि हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस वाले पार्ट में क्यों ऐसा होता है इन डिटेल जाकर। अभी इस समय टॉपिक नंबर 1 जो हमारा होगा ऑर्गेनाइजिंग में जो हम काम करते हैं, पहला हमारा होता है डिविजन ऑफ वर्क। ध्यान देना, जितने स्मॉलर पार्ट्स में पॉसिबल हो उतने स्मॉलर पार्ट्स में, उतनी स्मॉलर यूनिट्स में किसी भी काम को डिवाइड करना या ग्रुप करना। ठीक है, डिविजन ऑफ वर्क ध्यान देना। सेकंड अगर बात को, जब मैं चीजों को डिवाइड कर दिया, पूरे वर्क को मैंने डिवाइड कर दिया, तो अगले स्टेप में ये कोशिश करते हैं कि डिविजन ऑफ वर्क, जब मैंने किसी एक वर्क को तोड़ा, मान के चलो 10 पार्ट्स में, कि एक सिंगल एक्टिविटी है, इसमें सब एक्टिविटीज हमारी जो है वो 10 निकल सकती है। अब उस 10 सब एक्टिविटीज में से कौन कौन से में सिमिलर एक्टिविटी है या सिमिलर डिपार्टमेंट, सिमिलर सोर्स से बिलोंग करते हैं, उनको हम अगले स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन में ही ग्रुपिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कंपनी खोलना है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, जो मेरा कंपनी का जो फंक्शन था उसको मैंने डिवाइड किया, तब मुझे मिला प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा। फिर जब मैंने उसको और सब डिवाइड किया प्रोडक्शन को, तब मुझे मिला प्रोक्योरमेंट, परचेज एक्सेट्रा। इस वाले केस में हम लोग पहला स्टेप में करते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क, देन सिमिलर एक्टिविटीज को हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ताकि हम लोग कंफ्यूजन कम से कम हो। आगे हम समझेंगे कैसे हमारा ये चीज होता है। और फोर्थ, जब मैंने वहां पे ग्रुपिंग कर दिया, अब उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटी कौन हमारा जो ह्यूमन पर्सन जो है उसको लीड करने वाला, यहाँ हम करते हैं स्टैब्लिश एक रिलेशन, कहते हैं बहुत ही फेमस हमारा फ्रेज है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा रिलेशन। तो 3 चीजें हमारी होती है ऑर्गेनाइजिंग में या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना, पहला, किसी भी काम को जितना पॉसिबल हो सके कॉम्पैक्ट या स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करना। सेकेंड, हमारा उन डिवाइडेड वर्क्स को बेस्ड अपॉन देयर नेचर एक्सेट्रा ग्रुपिंग करना। थर्ड, ग्रुप करने के बाद जो भी ह्यूमन रिसोर्स उस पर्टिकुलर जॉब को लीड करने वाले हैं या डिपार्टमेंट को लीड करने वाले, उन सभी के बीच में एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन जो है उसको स्टैब्लिश करना। इन 3 चीजों को अगर कहीं देख पा रहे हैं तो मतलब हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। ध्यान देना, तो मैंने सेम पीपीटी फाइल में लिखा है, मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस। ध्यान देना, पहला है कि आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज। यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दिया शायद, लेकिन तुम्हें लिखना कि डिविजन ऑफ वर्क। ध्यान देना, आइडेंटिफाइंग, डिवाइडिंग द वेरियस एक्टिविटीज। सेकेंड हम करेंगे ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, तो यहाँ पे 4 स्टेप्स लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं। पहला हमारे यहाँ पे होगा डिवाइडिंग द एक्टिविटीज। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड डिविजन ऑफ वर्क जो यहाँ पे फर्स्ट पीपीटी में है, वो सेकेंड हमारा हो जाएगा आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज। थर्ड हम कहेंगे यहाँ पर जो भी रिसोर्स हमारा चाहिए, चाहे वो मैन मेड है, चाहे हमारे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एक जगह पे लेके आना, उनको कलेक्ट करना, ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज जो हमें चाहिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग जॉब पोजीशंस। तो मुझे 2 सेकंड देना, मैं सीधा एडिट कर दूं इस डेफिनेशन को। यहाँ पे होगा हमारा जो पहला एक्टिविटी होगा वो होगा डिविजन ऑफ वर्क। जस्ट मुझे देना, डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज। मैं चेंज कर दूं डिविजन ऑफ वर्क। सेकेंड हमारा होगा आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। थर्ड हमारा होगा अरेंजिंग या फिर एक्यूमुलेटिंग डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक फिजिकल, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। और फोर्थ में हम क्या करेंगे, इन सभी रिसोर्स के बीच में जो हमारा ह्यूमन है, हम लोग एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो हमारा है रिलेशनशिप वो बिल्ड करेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अब मैं बात करूं किसी कंपनी के बारे में, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस करते हैं तो मुझे 4 चीजें करनी ही पड़ेंगी ताकि मुझे बेनिफिट मिल सके ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारा सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन जो हमारा होता है वो बेस्ड है हमारे फर्स्ट फंक्शन से। जो भी यहाँ पर एलिमेंट कैरी ऑन हो रहे हमारे, सभी के सभी हमारे जो है प्लानिंग से ही कैरी हो रहे हैं। और जो प्लानिंग हमने किया उसके बेस पर हम वर्क्स को डिवाइड कर रहे हैं, आइडेंटिफाई ग्रुपिंग कर रहे हैं, और उसके बाद में जो भी रिसोर्स हमें चाहिए ह्यूमन एनोनिमस, उसको हम अरेंज कर रहे हैं, उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और फोर्थ वाले में हम क्या कर रहे हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रिलेशन को उनके बीच में स्टैब्लिश कर रहे हैं।
तो मैं अगला बात करूं कि किसी भी प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस स्टेप से किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या बेनिफिट या क्या यूटिलिटी हमें मिलता है, हम लोग ये समझेंगे यहाँ पर, जो कि हमारा टॉपिक अभी वाला है, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ध्यान देना। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम शेयर किया, मैं वन बाय वन पढ़ता हूँ। तो अगर फर्स्ट डायग्राम देखूं तो मुझे मिलता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ध्यान देना। तो क्योंकि डेफिनेशन से ही हम पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो ध्यान देना जो पहला हमारा स्टेप है, जो कि हमारा डिविजन ऑफ वर्क, वो करते ही इसलिए ताकि हमें क्या मिल सके, एक बेनिफिट ऑफ मिल सके स्पेशलाइजेशन। तो किसी भी एक सिंगल काम में बहुत सारे सब काम हो सकते हैं, सब मतलब स्मॉलर जॉब्स देखा जाए तो, और स्मॉलर जॉब्स अगर एक ही बंदा करे 100 तरह के अलग अलग काम, तो शायद वो बंदा, उस पर्टिकुलर बंदा मतलब ह्यूमन रिसोर्स, वो पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स तुम्हारा जो है उस सभी कामों में इतना एफिशिएंट ना हो। तो पॉसिबिलिटी है कि हर एक ह्यूमन बीइंग हर एक काम में एफिशिएंट नहीं हो सकता है, लेकिन एक बेसिक फैक्ट भी है, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी एक काम को करते रहे, फॉर एग्जांपल बार बार, तो उसका एफिशिएंसी या फिर कैसे एक्सपर्टीज जो है उस पर्टिकुलर जॉब में हमेशा इंक्रीज हमारा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट है वो कोशिश करती है कि जितना भी स्मॉलर या फिर कॉम्पैक्ट में हो सके, पॉसिबल हो सके, किसी भी वर्क को डिवाइड करना चाहिए, और हर एक डिवाइडेड डिफरेंट वर्क को एक डिफरेंट पर्सन को हैंड ओवर करना चाहिए, ताकि वो सिंगल पर्सन बार बार उस काम को करे और उसमें एफिशिएंट बन जाए, और एंड में उस एफिशिएंसी का जो उस बंदे में आया, जो ह्यूमन में तुम्हारा आ गया है, उसका बेनिफिट मिल सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ही हम किसी काम को डिवाइड करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन से हमारा जो है हमको बेनिफिट मिलता है इसका स्पेशलाइजेशन का। ध्यान देना, जो मैंने वर्क को डिवाइड किया और जिसको मैंने सिंगल पर्सन को हैंड ओवर किया, वो डिवाइडेड वर्क अब उसमें स्पेशलाइज हो गया, उसमें वो एक्सपर्ट हो गया। अब उसके एक्सपर्टीज का जो बेनिफिट है मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या मिल सके, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मुझे मिल सके। अब अगर मैं बात करूं, तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, हमने अभी पढ़ा कि नंबर जो फोर्थ हमारा चीज था जो हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन। ध्यान देना, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस में एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस में भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद होने के बाद जो भी वर्क प्रोसेस हमारा वो एकदम क्लियर कट डिफाइंड हमारा हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन क्या काम करेगा। कि जब हम किसी काम के लिए अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ध्यान देना, तब उस केस में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि क्या क्या काम उसके जिम्मे में है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हम लोग मेक श्योर करते हैं कि जो भी काम उसके जिम्मे, जो भी अथॉरिटी दिया गया उसे, उन कामों को कंप्लीट करने का इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जिसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसके कंधों पर हो, ताकि वो काम एंड में कंप्लीट फॉर श्योर हो जाए। तो इस वाले केस में क्या होता है कि हर एक जो भी ह्यूमन रिसोर्स है या पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही, ध्यान देना, जो हमारा पूरा क्लियर है कि किसको क्या अथॉरिटी दिया गया है। लेकिन अगर ये स्टेप हमारा हो ही ना, हम किसी को अथॉरिटी क्लियरली डेलीगेट करें ही ना या गिव अवे करें ही ना, तो शायद एंड में कंफ्यूजन होगा किसके जिम्मे क्या काम है, कौन किस लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा होगा। क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, हम ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रोसेस करते हैं, वहां पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं, तो इससे बेनिफिट मिलता है कि जो भी हमारे क्लैरिटी है वो हमें मिल जाता है पूरे वर्किंग प्रोसेस में, वर्किंग रिलेशनशिप्स में, कि कौन पर्सन किस काम के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है। आगे मैं बात करूं कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारा किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन हमारा जो होता है वो तब ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचता है जब दो चीजें नहीं होती है। पहला तो वेस्टेज, ध्यान देना। सेकंड हमारा जो होता है तब जब कंफ्यूजन ना हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, टाइम का वेस्टेज ना हो। दो चीजों का, एक तो हमारे रिसोर्स का वेस्टेज, एक हमारा टाइम का वेस्टेज। अगर दोनों ही हो रहा है तो फॉर श्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसी चीज का पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग करते क्या है, किसी भी काम को डिवाइड करते हैं, जो हमारा वर्क रिलेशनशिप्स है, जो अथॉरिटी है, वो हम डेलीगेट करते हैं ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इस वाले प्रोसेस से हमारा क्या होता है कि जो कंफ्यूजन है, जो कह सकते हो टाइम हमारा वेस्ट है, वो बच जाता है यहाँ पर। तो पहला हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, टाइम वेस्ट हमारा नहीं हो रहा है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो और स्पेशलाइज है, बिकॉज हमने वर्क को जितना हो सके स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हम धीरे धीरे मेक श्योर कर रहे हैं कि जो पर्सन हमारा वो स्मॉलर काम करके उसमें एक्सपर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जब वो एक्सपर्ट है तो यहाँ पे एक बेसिक फैक्ट है कि वो जो रिसोर्स का जो वेस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट कर दूं,
किसी भी रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन तब होता है जब दो चीजें ना हो, उसको काम करने में, उसको यूज करने में टाइम का वेस्ट ना हो, सेकेंड उस रिसोर्स का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो रिसोर्स का हमारा वेस्टेजेस ना हो। दोनों ही बेनिफिट मुझे मिलता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस से, बिकॉज यहाँ पर टाइम भी सेव करते हैं और यहाँ पर हमारा जो है वेस्टेज भी हम लोग मेक श्योर करते हैं कम से कम हो किसी भी रिसोर्स का। यहाँ पर मुझे थर्ड बेनिफिट मिल जाता है ऑर्गेनाइजिंग का, जो हमारा है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने अगली स्लाइड पर लिखा है डेफिनेशन या नोट्स पूरा किया, बस मैं एक ब्रीफ तुमको आइडिया कॉमन सेंस में कि तुम लोग एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सको टॉपिक वाइज ध्यान देना। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो मुझे मिलता है अडेप्टेशन टू चेंज। तो यहाँ पर क्योंकि हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया जहां पर हर एक सबऑर्डिनेट फ्री है, या फिर कह सकते हैं हर एक मैनेजर फ्री है अपने अथॉरिटी के लिमिट में डिसीजंस लेने के लिए, तो उनमें एक डेवलपमेंट हो रहा है, उनमें एक मैनेजर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज अब डिसीजन ले सकते हैं। अथॉरिटी का मतलब ही है कि वो ड्यूटी या फिर वो पावर, फॉर एग्जाम्पल पावर कहना सही नहीं होगा, बल्कि अथॉरिटी का मतलब ही होता है कि वो राइट, फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में ध्यान देना जहां पर कोई भी ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा है वो कोई डिसीजन ले सके। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है कि हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया है, जूनियर सीनियर एंड सबऑर्डिनेशन में मेंटेन कर दिया, तो यहाँ पर अब रिसोर्स हमारा जो है उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वो अपने स्किल्स में डेवलप कर सके और अपने आप किसी भी चेंज के लिए ध्यान देना वो रेडी रख सके। हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाए कैसे। यहाँ पर आगे बात करते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, सभी अपने अथॉरिटी को जानते हैं, सभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम एक एलिमेंट मिलता है, उसे कहते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कह सकते हैं एड टू मैनेजमेंट, जहां मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को मेक श्योर करने में कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारा वो चीज है। आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, तो इसका रिलेशन वहीं से आएगा हमारा अडेप्टेशन टू चेंज। ध्यान देना, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला जाता है, ध्यान देना, तब जाके उनमें रियल डेवलपमेंट होता है उन पर्सनल का। यहाँ पर जो हमारा वर्ड है पर्सनल, इसका मतलब ही होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स। ध्यान देना। अब अगर मैं लास्ट बात करूं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि मुझे बाकी सभी बेनिफिट जो है वो इन नेट एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम करेंगे इस वाले बेनिफिट को अचीव करने में, जो कि हमारा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा, रिसोर्स का हमारा वेस्टेजेस नहीं होगा, तो इससे एक बेनिफिट, और वहां पे जो रिसोर्स जो हमारे ह्यूमंस हमारे हैं वो डेवलप्ड हो जाएंगे, वो स्किल्ड होंगे, तो सभी मिलके जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उसे इनहांस कर देंगे। और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इनहांस होते ही जो फर्म हमारी है वो ज्यादा रिसोर्स इकोनॉमिक गेन करेगी, और इकोनॉमिक गेन ही हमारा जो मुझे बेनिफिट पहुंचाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करने में। ध्यान देना। तो यहाँ हम डिटेल बात किया इस पर्टिकुलर फिगर के बारे में। अब हम चलेंगे आगे, डिटेल में बात करेंगे विथ नोट्स या फिर रिटर्न स्टेटमेंट। ध्यान देना सभी इंपॉर्टेंस है बेनिफिट के बारे में। तो मुझे बेनिफिट पहला मिल रहा है वो हमारा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ध्यान देना, तो सिंपल सा बात हमको पता है कि जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम लोग वहां पर वर्क को डिवाइड करते हैं जितना पॉसिबल हो सके स्मॉलर पार्ट्स में। क्यों? इसका पीछे बस एक ही रीजन है, ताकि मैं किसी भी एक पर्सन को जो स्मॉलर से स्मॉलर पार्ट से हमारे में वर्क दे सकूं, ताकि उसका पूरा फोकस सिर्फ एक काम में ही हो। ध्यान देना, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं किसी कंपनी को मैनेज करना, तो कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसके सर पे हजारों जिम्मेदारी हो सकती है। परचेज भी देखो, फाइनेंस भी देखो, सेल्स भी देखो, मार्केटिंग भी देखो, तो एक बेसिक फैक्ट है वो ठीक से नहीं देख पाया कोई भी एक्टिविटी हमारा। तो इस वाले केस में क्या होता है कि पूरे कंपनी का मैनेजमेंट जो होता है उसको मैंने 5 पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया कि भैया प्रोडक्शन का अलग है, फाइनेंस का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, सेल्स का अलग है, ऑपरेशंस का अलग है। अब मैंने क्या देखा कि अब परचेज के अंदर भी 5-6 हमारे होते हैं एक्टिविटी, फाइनेंस के अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि फिर से 5-6 एक्टिविटी मुझे मिल गए। तो अगर मैं फिर से अगर एक सिंगल पर्सन में हायर कर दूं परचेज के अंदर ही, तो फिर से उसे 5 काम करने पड़ रहे हैं। मतलब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कॉम्बिनेशन दिखा के, तो मान के चलो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारा कंपनी है। तो मैं दिखाता हूँ फिगर समझा के थोड़ा सा, ताकि हाँ, तो मान के चलो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारे अभी बात चल रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक मैनेजर हायर करने का, और स्मॉल कंपनी मान के चलो यहाँ पर जो उसका ओनर है वो मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, तो ओनर क्या बोलता है सिर्फ एक मैनेजर हायर करेंगे, और वो मैनेजर क्या करेगा पूरा कंपनी देख लेगा। सिर्फ एक ही यहाँ मैनेजर है तो मैनेजर हमारा नहीं है।
जो मैनेजर अपॉइंट हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में तब क्या देख रहा है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां तो प्रोडक्शन भी करना होता है, वहां तो फाइनेंस का अरेंजमेंट भी करना होता है, जो सामान बन गया है उसे उसका मार्केटिंग भी करना होता है, उसका सेल भी करना होता है, और जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑपरेशन एक्टिविटी है वो भी उसे देखना पड़ता है। तो अब ये मैनेजर बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत डिप्रेस्ड है, बिकॉज सिंगल बंदा इतने सारे कामों को कैसे देखे। तो क्योंकि उसका प्रेशर था वो देखना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर एंड में मुझे क्या मिला 1 साल के बाद, कोई भी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं हुआ, बिकॉज एक आदमी के जिम में 4 काम था, या कह सकते हो 5 काम बड़े बड़े काम थे। तो नेक्स्ट जो ओनर था इसी को फील किया। अब उस ओनर ने क्या कर दिया कि पहले एक हमारा मैनेजर था, उसने 4 मैनेजर और हायर कर ली, अब 5 मैनेजर हमारे हो गए। एक को दिया परचेज देखने के लिए, एक को उसने दिया फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशन। अब क्या देखा कि पहले से कुछ काम अच्छा से हो रहा है, पूरा अच्छे से नहीं बल्कि कुछ ठीक हुआ पहले से। क्यों? कि 5 लोग आ गए। जो मैनेजर पहले 5 काम अकेले देख रहा था, अब वो सिंगल मैनेजर पॉसिबिलिटी है सिर्फ परचेज देख रहा है। जो 4 मैनेजर है उसमें से कोई एक मैनेजर जो है फाइनेंस देख रहा है, कोई एक मार्केटिंग, कोई एक सेल्स, कोई एक ऑपरेशन। तो अब काम पे वो फोकस होगी, मुझे सिर्फ मार्केटिंग ही देखना है। लेकिन फिर उसने क्या फील किया उस पर्टिकुलर ओनर ने, जिसको ऑब्जेक्टिव था फिर से अचीव नहीं हुआ। क्यों? उसने फील किया कि परचेस के अंदर अब जो है 4 से 5 मेरे काम में एग्जांपल दूंगा कि मानो कोटेशन देखना कि कहां से कम दाम पे खरीदूं। सेकेंड एक्टिविटी में देखूं कि कौन कौन सी कंपनियां हमारी इंडिया में फॉर एग्जांपल जो सामान वो सब बेच रही है, रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल। थर्ड, वो सामान हमारे जो मैंने परचेज किया वो टाइम पे आया है कि नहीं आया है। फोर्थ, जो मैं परचेज मैंने किया है उसका पेमेंट कब करना है। तो बहुत सारी चीजें इस परचेज के अंदर एक्टिविटी में उस ओनर को मिली। अब उसने फील किया कि नहीं, फिर भी अभी जो मैंने 4 मैनेजर एक्स्ट्रा मैंने हायर किए ये भी सफिशिएंट नहीं है, मुझे और हायरिंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल मैनेजर परचेज देख रहा है, फील कर पा रहा ओनर नहीं इसके अंदर ही बहुत सारे काम है, तो फिर से वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया कि 20 मैनेजर या कह सकते हो 25 मैनेजर नहीं, 4 ना, हाँ 4, अब 4 4x5 उसने 20 मैनेजर और हायर किए। मान के चलो कि हर एक एक्टिविटी के अंदर ऑन एवरेज 5-5 हमारे एक्टिविटीज। तो अब हो गया फर्दर डिविजन कि अब हर एक एक्टिविटी के अलग अलग मैनेजर आ गए। मान के चलो तो सीनियर मैनेजर, मिड लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर। अब उस ओनर ने देखा कि नहीं, अब जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, बिकॉज सभी को सिंगल सिंगल काम दे दिए गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बस एक ही चीज किया, हमने डिविजन ऑफ वर्क किया। ध्यान देना, तो मैंने कहा था जब मैं तुमको पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि जब हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो एलिमेंट हम फील कर पाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे तो काम कर रहा है, ठीक। तुम अगर यहाँ पर फील कर पा रहे हो तो हमने एक सेम चीज पढ़ा था मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में, डिविजन ऑफ वर्क। ध्यान देना, तो वहां पे सेम चीज था कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिविजन ऑफ वर्क का हम अगर प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे बेनिफिट मिलता है किसका, स्पेशलाइजेशन का। क्योंकि अब एक बंदा एक ही काम कर रहा है, 10 काम नहीं कर रहा, तो उस काम में एक्सपर्ट हो गया। ठीक इस तरीके से मुझे अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग करता हूं तो ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक एलिमेंट है कि डिविजन ऑफ वर्क यहाँ पे हम लोग करते ही हैं, तो मुझे बेनिफिट मिलता है इसका स्पेशलाइजेशन का। ध्यान दें, तो इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ जॉब या फिर वर्क कह लो इज डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड। दो चीजें, डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड। ध्यान देना, इनटू कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट जॉब्स। अब ये नहीं कि मैंने किसी भी एक काम को मैंने 10,000 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कभी नहीं। जितना पॉसिबल हो सके, जितना कम से कम कॉस्ट पॉसिबल हो सके, हम उसमें एक एफिशिएंसी अचीव कर सके उतने पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड कन्वीनियंट जॉब्स। ध्यान देना, सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स, जो हम पढ़ चुके हैं आगे कि फॉर एग्जांपल की परचेस के अंदर भी कुछ फाइनेंस वाला काम हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि वहां के एक्टिविटी को मैंने कंबाइन कर दिया परचेस के हमारा एक एक्टिविटीज। तो मुझे यहाँ जो बेनिफिट मिल रहा है स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि हमने डिविजन किया और डिविजन के बाद जो मुझे वर्क मिला उसमें सिमिलर वर्क मैंने चूज कर लिया और उसको मैंने फिर से ग्रुपिंग भी कर दिया। यहाँ मुझे बेनिफिट मिल रहा है स्पेशलाइजेशन का। आगे पढ़ता हूँ। इन दिस वे मैक्सिमम वर्क इज अकम्प्लिश्ड इन मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम। ध्यान देना, अगर सोचो कि मैं तुम्हें बोलूं कि तुम अकेले जो है 5 सब्जेक्ट का नोट्स बनाओ, जो तुम्हारे पास अगर मान के चलो 5 हमारे सब्जेक्ट है, अकाउंट्स ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, फिर लेके चलो बीएसटी लेके चलो, मतलब आईसी वालों का, कॉमर्स लेके चलो, और लास्ट हमारा क्या बच गया, इंग्लिश लेके चलो।
अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें 500 का नोट्स खुद बनाना है, तो वहां पे तुम्हें डिफिकल्टी होगा, तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन तुमने क्या दिमाग लगाया, तुमने लगाया डिविजन वर्क का, लगाया एलिमेंट, तुमने अपने 4 फ्रेंड्स को बुलाया और बोला कि चलो अकाउंट्स का हम करते हैं, तुम इकोनॉमिक्स कर लेना, उसमें से एक बीएसटी कर लेगा, बाकी बाकी तुम 5 लोग 5 सिंगल सिंगल नोट्स रेडी कर रहे हो। और तुमने बोला कि ठीक है, हम तुमसे अकाउंट्स शेयर कर लेंगे, तुम मुझसे इकोनॉमिक्स शेयर कर लेना, हम दोनों मिलकर इससे बीएसटी शेयर कर लेंगे, वगैरह वगैरह फॉर एग्जाम्पल। तो जो तुम पहले एक नोट्स एक दिन बनाते अकेले, 5 नोट्स 5 दिन में बनाते, तुम 5 दोस्त मिलकर उन 5 काम को एक दिन में पूरा कर लिए। यहाँ पे क्या मिला, टाइम कम लगा ना, टाइम का मुझे यहाँ पे वेस्टेज नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? मैं क्योंकि यहाँ पे इस टॉपिक को इतना डीप जा रहा हूँ क्योंकि सभी का रिलेशन इंटरकनेक्टेड है। अगर मैंने एक टॉपिक समझा दिया इन डिटेल तो तुम्हारा बेस बन जाएगा बाकी सभी इंपॉर्टेंस के लिए। तो यहाँ में टाइम कम लगा, तो मैंने क्या किया कि उस काम को जो मेरा है उसको मैंने अकॉम्प्लिश कर लिया। कम से कम टाइम में, ध्यान देना, कम से कम टाइम में उस काम को मैंने अकॉम्प्लिश कर लिया। ठीक है, और है एंड द ऑर्गेनाइजिंग गेट्स द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर 500 बनाते नोट्स फॉर एग्जांपल, तो पॉसिबिलिटी कि तुम किसी का भी नोट शायद अच्छे से नहीं बना पाते, तो तुमको 5 बनाने का काम ज्यादा हो गया। लेकिन जहां तुमने सिर्फ एक काम पे ध्यान दिया, तुम्हें बेनिफिट मिला स्पेशलाइजेशन का, तुम्हें ज्यादा टाइम मिला किसी एक काम को ज्यादा करने का। उससे किसी में बेनिफिट मिलता है इस चीज का फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं इसी थॉट के साथ अगर आगे बढ़ूं तो मेरे पास मिल रहा अगला हमारा बेनिफिट जो है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने पहले किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज करना है, क्या करना है, ऑप्टिमम करना है यूटिलाइज रिसोर्सेज का, यानी कि आउटपुट मैक्सिमम गेन करना है। तो 2 चीजें नहीं करनी है। उससे पहला, टाइम जो हमारा है उसे वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड, हमारा जो है रिसोर्स उसे वेस्ट नहीं करना है। अगर दोनों में से कोई एक भी काम करते तो हम ये चीज ऑप्टिमम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम यही चीज, जो भी प्रोसेस हमारे अलग अलग हमारे स्टेप्स है, अलग अलग हमारे वेज है, करके हम बस यही मेक श्योर करते कि टाइम कम से कम लगे और रिसोर्स हमारे कम वेस्टेज हो। तो डिविजन ऑफ वर्क से मुझे बेनिफिट क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन, जहां पर लोग एक्सपर्ट स्किल्ड बन जाते हैं। तो अब वो रिसोर्स पहले से कम वेस्ट करेंगे या फिर वेस्ट बहुत ही कम लेवल पर करेंगे। सेकंड, क्योंकि अब हमने काम को डिवाइड कर दिया और हर एक डिफरेंट काम के डिफरेंट लोग हैं, तो वहां पर सब जो काम हमारा है वो जो लोग हमारे जो मैन पावर हमारा है वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, पहले तुम सिर्फ 8 घंटे काम करते थे एक दिन में, अब अगर 5 स्टाफ हो गए तो किसी भी कंपनी में जो 8 into 5 40 आवर्स का पर डे हमारा लेबर वर्क हो गया। तो यहाँ पर काम बढ़ा, काम जल्दी होगा, टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो फॉर हमारा क्या होगा, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप हमारा है और हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तभी मुझे बेनिफिट मिल रहा है, वरना बेनिफिट नहीं मिलता। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स आर क्लियरली डिफाइंड आफ्टर ग्रुपिंग, ध्यान देना, एंड डिफरेंशिएटेड। क्योंकि सब जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अथॉरिटी सबको दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है, हमने अच्छे से डेलीगेट कर रखा है, सब अपना काम जानते हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, जो तुम्हारा टाइम का जो वेस्टेज हमारा होगा वो कभी बहुत ही कम हमारा होगा। This further helps in selection of employees and fitting the right person to the right job। ध्यान दें कि हम लोग ऐसी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं करते कि जो सामने हमें दे दिया, नहीं नहीं। अगर मैंने किसी काम को डिवाइड किया है, मुझे पता है कि मैं किस काम को करने के लिए कौन एफिशिएंट है। जो बच्चे बीएसटी पढ़े हैं उनको पता है जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन सेम यहाँ पर काम आता है। ठीक है, कैसे कि मैंने काम को डिवाइड किया तब मैंने जॉब का डिस्क्रिप्शन निकाला। जब इस काम को डिवाइड किया, परचेस फॉर एग्जाम्पल, तो कौन मेरे यहाँ पे अच्छा है नेगोशिएशन में, ठीक है, कौन अच्छा है मेरा सर्चिंग में फॉर एग्जाम्पल, तो उसको मैंने वो काम दिया। पहले मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन किया, तो मैंने जॉब का स्पेसिफिकेशन करके मैंने क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली उसको मैं जॉब असाइन कर दिया। तो यहाँ पर ये हेल्प मिला मुझे कि जो भी मेरे राइट एम्प्लॉयज है उसको हम राइट जॉब के लिए हायर करते हैं, क्योंकि मैंने काम को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिंस देयर इज अ डिफरेंट एम्प्लॉय फॉर डिफरेंट जॉब्स, मैंने कहा था डिवाइड करने के बाद हम अलग अलग काम के लिए अलग लोगों को हायर करते हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्टिविटी बीइंग लेफ्ट। मान के चलो सिंगल था पहले, कुछ काम भूल गया तो एंड में दिक्कत हो गया। अब अगर 5 लोग उसी काम को करने के लिए, सबको अपना सिंगल काम पता है, तो शायद काम नहीं छूटेगा। और सेकेंड चीज, काम का डुप्लिसिटी भी नहीं होगा। यहाँ पे मेरा मतलब है कभी कभी काम डबल कोई बंदा कर देता है बिकॉज उसे बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन सिंगल के पास अगर सिंगल काम हो तो वही काम करेगा। और द पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एनी जॉब
ये हमारा कम से कम हो जाता है, रिसोर्स का हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है। So consequently the optimization of resource is ensured। ध्यान देना, और इतना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो मुझे बेनिफिट मिला किसका, एंड में प्रॉफिट का। ध्यान देना। अब अगर मैं आगे चलूं तो मुझे मिलता है कोऑर्डिनेशन एंड ध्यान देना कोऑपरेशन। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन, जो कोऑपरेशन हमारा वर्ड है, ये बहुत ही बात तुमको मिलेगा मैनेजमेंट वाले में। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा वर्ड क्या है। तो पहले जो हमारा वर्ड है कोऑर्डिनेशन, ध्यान देना। कोऑर्डिनेशन तब हम कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी और के इंटरेस्ट को कोई और समझे और उसके इंटरेस्ट को और समझे। फॉर एग्जांपल कि ए का जो हेल्प हमारा है, जस्ट वेट, तो ए का हेल्प जो हमारा है, हम देख पा रहे हैं कि अब ए का हेल्प बी कर रहा है एंड देन जो बी का हेल्प है वो ए कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है एक कोऑर्डिनेशन मिल रहा है कि मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, जो इंटरेस्ट ए का है वो बी समझ पा रहा है और जो बी का है वो ए समझ पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन भी दोनों में, बिकॉज दोनों आपस में जो थॉट्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ पा रहे हैं। सेकेंड चीज, जब यहाँ पे हेल्पिंग का एलिमेंट आ जाए कि ए के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बी हेल्प करे और बी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ए हेल्प करे, तो यहाँ पे कहते हैं उनके बीच में क्या है, कोऑपरेशन है। तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। हालांकि इस वाले चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है अभी के लिए। तुम्हारा मैनेजमेंट में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, तो वहां पर मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल समझा दूंगा, बिकॉज बिना कोऑर्डिनेशन के कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं। वहां हम पढ़ेंगे, चलो। तो क्योंकि यहाँ पर सभी जो है हमारे मैनेजमेंट लेवल में सभी यहाँ पे अंडरस्टूड है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मेंशन्ड है, रिलेशनशिप यहाँ पर हमने सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप हमने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रखा है। सभी समझ जानते हैं कि कौन मुझे गाइड करेगा, और सभी यहाँ ये भी जानते हैं मैनेजर कि मैं किसको गाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है, सभी आपस में कोऑर्डिनेटेड है। और अगर कोऑर्डिनेशन है तो मुझे कोऑपरेशन भी उनसे मिल रहा है, किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, ध्यान देना, पूरे कंपनी को। तो मुझे यहाँ बेनिफिट मिलता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का। यहाँ में डिफरेंट ग्रुप्स हमने एक्टिव ग्रुपिंग करने के बाद हमने अथॉरिटी भी असाइन कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर दिया है। सब अब रिस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेकर, अपने ग्रुप के काम को लेकर। तो यहाँ पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो बेनिफिट मिल रहा है वो है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन वाला। तो पढ़ते हैं यहाँ पर। सो हायर लेवल मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करता है, बाय एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ओवर इंटर-रिलेटेड एक्टिविटीज, ध्यान देना, ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास हाई लेवल मैनेजमेंट के पास, कि वो अपना पावर या फिर कह सकते हैं अथॉरिटी को यूज कर कर जितने हमारे इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनमें तुम्हारा एक रिलेशन स्टैब्लिश कर देगी कोऑपरेशन का। क्या से फॉर एग्जांपल मैंने एक टीम लीडर हायर कर दिया, जो बच्चे जेवियर स्कूल के जानते हैं कि मैंने क्या किया, एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल था या फिर 48 स्टूडेंट्स को एक बार में एड्रेस करना, एक बार में मैनेज करना। तो मैंने क्या किया कि 8 मैंने ग्रुप कन्वेयर्स हायर किए, उनको मैंने बोला ठीक है अब जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा वो इन्फॉर्मेशन तुम वहां पास ऑन करोगे। अभी मुझे लगा कि एक टीम या कोई बच्चे जो पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो क्लास नहीं कर रहे ऑनलाइन, तो मैं बोलूंगा उस ग्रुप कन्वेयर को कि काम को तुमको मैंने ये काम तुम्हारा है कि तुम कॉल करके पता कर लो क्या दिक्कतें हैं और दिक्कतें मुझसे शेयर कर दो। तो बस ठीक 1 घंटे के अंदर जो होगा मैं चाहे तो 48 लोगों से कर सकता हूँ कॉन्टेक्ट या फिर कोऑर्डिनेशन, चलो थ्रू 8 ग्रुप कन्वेयर्स से। सेम चीज यहाँ पर जो मैनेजर हमारा होता है, यहाँ पर वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स हायर करता है, मतलब अगले लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, मिड लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, जहां पर वो अपना अथॉरिटी एक्सरसाइज कर कर उन सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑपरेशन का जो एलिमेंट है वो एस्टैब्लिश करता, ताकि किसी भी काम में कोई डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो और टाइम जो कम लगे, और जो दिक्कतें या फिर डिस्प्यूट्स है, जो फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट्स है, जो इश्यूज है वो कम से कम यहाँ पर। So clear-cut definition of authority and responsibility of each manager minimizes confusion and conflict about respective powers and privileges of managers. This leads to establishment of effective communication, और जब भी effective communication दो लेवल पर या दो एम्प्लॉय के बीच में या सीनियर या सबऑर्डिनेट में एस्टैब्लिश हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो मुझे बेनिफिट मिलता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का ध्यान देना। ठीक है, तो मान के चलो कि कोई स्टूडेंट का पूरा क्लासरूम में मान के चलो 50 बच्चों का, अगर 50 बच्चों का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में टीचर के साथ है तो शायद जो क्लासरूम जो पढ़ाई होगा वो ठीक ठाक होगा।
ठीक इस तरीके से किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैनेजर्स के बीच में या फिर एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन रहेगा तो फॉर श्योर पॉसिबिलिटी के जो जितने भी एक्टिविटीज हमारे हैं वो हमारा जो है ठीक से परफॉर्म हो। हमने पढ़ा ना मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन, तो सब चीजें हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारा जो ऑपरेटिव फंक्शन है वो ठीक से परफॉर्म हो सके। वो तभी होगा जब हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का एलिमेंट वहां पर स्टैब्लिश होगा। अब अगर मैं आगे बात करूं ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आई गेस डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैन मल्टीप्लाई इट्स स्ट्रेंथ। ध्यान देना। अब मान के चलो पहले एक मैनेजर वहां पर काम कर रहा था, एक मैनेजर मैंने कहा वो दिन के 8 घंटे काम कर रहा था, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट मिला सिर्फ 8 घंटे का, क्योंकि एक ही मैनेजर है। कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क को डिवाइड कर कर तुम्हारा जो 5 मैनेजर हायर कर लिए, तो एक मैनेजर दिन के 8 घंटे यानी कि 5 दिन के 40 घंटे काम कर रहा है, तो अब उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल रहा है 40 आवर्स का। तो फॉर प्रोडक्शन या जो भी एक्टिविटीज है वो पहले से जब एक मैनेजर था, अब जब 5 मैनेजर है ज्यादा हमारी होंगी। तो इस तरीके से यहाँ मुझे बेनिफिट मिलता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ का, कि हमने जो है अपने पावर को बढ़ा लिया बाई मैन पावर को बढ़ाने के बाद। तो मैं आगे बढ़ूं, इट अलाउस द एम्प्लॉइज, ठीक है, द फ्री अलाउस द एम्प्लॉय द फ्रीडम, यहाँ पे होगा टाइपिंग एरर, फ्रीडम टू टेक डिसीजन व्हिच हेल्प्स देम टू ग्रो। क्यों ऐसा? तो मैंने पहले कहा कि क्योंकि उनको अथॉरिटी मिल गया है, मतलब वो डिसीजन मेकिंग एलिमेंट एंटिटी बन गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी डिसीजन लेते हैं उनके रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, तब उनमें डेवलपमेंट हो रहा है। किसका? मैनेजरल स्किल्स का ध्यान देना तभी होता है जब कोई भी डिसीजन मेकिंग फ्रीली ले सके। तो क्योंकि हमने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एलिमेंट है रिलेशन में स्टैब्लिश कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो फ्री है, उनको फ्रीडम मिल गया फॉर एग्जाम्पल किसका? डिसीजन लेने का। अब वो ग्रो करेंगे, उनकी जो मैनेजरल पावर है, जो स्किल्स है वो ग्रो करेगा, और इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? इन लॉन्ग फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट मिलेगा। तो आगे मैं बात करूं कि साउंड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग वेरियस एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल, कि सभी के पास अथॉरिटी है, सभी रिस्पॉन्सिबल है, तो जो एक्टिविटीज हमारी कंट्रोल वे में होंगी। अगर मान के चलो एग्जाम के लास्ट मंथ सभी को पता है कि पढ़ना है और बिना पढ़े पास नहीं हो पाएंगे, तो सभी रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ना पड़ेगा, काम पूरा करना है मान के चलो। तो इस केस में क्या होगा, जो सभी जो क्लासरूम का जो एक्टिविटी होगा बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होगा, जब वो खुद पर्सनली अपने आप फील करेंगे रिस्पॉन्सिबल। ध्यान देना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में ही स्टैब्लिश होता है, तो यहाँ पर हमें इफेक्टिव कंट्रोल का जो एलिमेंट है लेटर ऑन उसे स्टैब्लिश करने में भी हेल्प मिलता है। आगे है कि ऑर्गेनाइजिंग इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू अंडरटेक मोर एक्टिविटीज विदाउट डिसलोकेशन, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बढ़ गया, हम हर एक काम में स्पेशलाइज्ड हैं, हम रिसोर्स को अच्छे से यूज कर रहे हैं, जो हमारा ह्यूमन है वो भी डेवलप हो रहा है, तो हम आराम से अंडरटेक यानी कि और मोर एक्टिविटीज अपने हाथों में ले सकते हैं, मोर प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट डिसलोकेशन, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के। और जब मैंने मोर एक्टिविटी परफॉर्म किया तो क्या बढ़ेगा? मेरा प्रॉफिट। यहाँ पर जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट या डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं लास्ट या फिर कह सकते पता नहीं कौन सा, अडेप्टेशन टू चेंज। यहाँ पर जो मेरे इंप्लॉइज हमारे हैं वो अब अडेप्ट हो गए हैं या फिर केपेबल हो गए अपने आप को चेंज करने कभी भी ध्यान देना। जब हमने क्या दिया? अथॉरिटी दिया, उनमें जो है मैनेजर पावर डेवलप हुआ। सेकंड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट भी उनमें आया है। तो इसमें कह सकते हैं कि जब ये दोनों एलिमेंट कोई भी अच्छे से यूज करेगा कोई ह्यूमन बीइंग, तो उसमें मैनेजर एबिलिटी डेवलप होगा, और जब वो मैनेजर बन जाता है तो ध्यान देना वो हमेशा रेडी होता है किसी भी चेंज को फेस करने का ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके बाद कोई भी अगर मैंने एम्प्लॉय आए या जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई छोटे ऑर्गेनाइजेशन, तो हम आराम से जो मेरे स्किल्ड लेबर है, जब जो स्किल्ड मैनेजर हमारे हैं उसकी कंधों पे जिम्मेदारी डाल सकते हैं, बिकॉज हमारा वो स्किल्ड है। और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने में मुझे ये बेनिफिट मिला कि हमारे पास अब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स रेडी हैं, जो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी काम को फुलफिल करने के लिए हमारा केपेबल है। ध्यान देना। जैसे कहते हैं अडेप्टेशन टू चेंज, यहाँ बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को। मुझे पता है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का
वो तुम्हारा वोलेटाइल है, फिक्स नहीं है, अनसर्टेन फॉर एग्जाम्पल। तो कब कौन एम्प्लॉय मुझे छोड़ के जाएगा मुझे भी नहीं पता, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम अगर फ्यूचर मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर रहे हैं, तो वो मैनेजर्स रेडी है किसी भी चेंज को एब्जॉर्ब करने के। इनकेस फ्यूचर में कुछ अगर मेरे मैनेजर्स छोड़ के जाते भी ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर द टाइम बिंग उन मैनेजर्स को हम एक्स्ट्रा जो अथॉरिटी या जिम्मेदारी दे सकते हैं, ताकि हमारा जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन का वो कंटिन्यू चल सके। तो पढ़ते हैं यहाँ पर, अ प्रॉपर्ली डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज enjoys flexibility in its operation. Organizing process makes the organization capable of adapting to any change connected to the post of employees. कभी मैंने पोस्ट चेंज कर दिया, मैंने प्रमोशन कर दिया, किसी को मैंने जॉब से हटा दिया फॉर एग्जांपल, किसी को मैंने जॉब जो मैंने हटाया था फॉर एग्जांपल, उस प्लेस पर मैं किसी और मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन का ही लाकर वहां पे रख रहा हूँ, बिकॉज मेरे मैनेजर्स रेडी है हर एक चीज को फेस करने के लिए। There is a clear chain of authority for the manager, right from top to lower. The system of job positions and authority relationship permits the work to be done irrespective of people leaving and new person joining the organization. होप समझ में नहीं आएगा, मुझे पता टिपिकल थोड़ा सा है, लेकिन कोशिश समझने का। आगे बढ़ते हैं, चलो। एड टू मैनेजमेंट, तो हमने पहले कहा था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब सब चीज कंट्रोल्ड है, सब चीजें ठीक से हो रही है, बिकॉज वहां पे ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट को इन लॉन्ग रन हेल्प मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में एडमिनिस्टर करने का। तो पढ़ते हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस मैनेजिंग अटेंशन ऑन द अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। सब चीजें ठीक से चल रही हैं, तो जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वो ठीक से अचीव होगा। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टिंग ऑल द वर्क एक्टिविटीज एंड ह्यूमन एफर्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑन हमारा ऑर्गेनाइजिंग। It also enables the management to predict work activities of different individuals and groups that action may be taken in time to correct any deficiencies. ये हमारा था aid to management, जो मिलता है तो मैनेजमेंट को ये स्टेप या फिर ये प्रोसेस पूरा करने के बाद। कौन सा हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पर हर एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास अथॉरिटी है, वो अपने ऑब्जेक्टिव को जानता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जानता है, वो रिस्पॉन्सिबल है, जिस पूरे थ्रू मुझे किसी भी बेनिफिट मिलता है मैनेजमेंट को या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का इन लॉन्ग रन, जो ऑब्जेक्टिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन को उसको अचीव करने का। तो इतना करने के बाद एक नोट हमारे यहाँ पर है कि अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कि अगर मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन किया है, मुझे फॉर श्योर कुछ दिनों के बाद कह सकते हैं फिर फर्दर स्टेप्स में मुझे बेनिफिट मिलेगा चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तुम किसी नए स्कूल जाते हो, नए कॉलेज जाते हो, वहां पर तुम्हारा ओरिएंटेशन तुम्हारा प्रोग्राम होता है, जहां पर एज अ स्टूडेंट तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारा ड्यूटीज क्या है, तुम्हारे तुमको स्कूल से क्या क्या मिलने वाला फैसिलिटी फॉर एग्जाम्पल। जब दो चीज तुम समझ जाते हो, तब स्कूल को बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने में, स्टूडेंट्स को अच्छे से परफॉर्मेंस को उनकी इनहांस करने में। ठीक, यहाँ भी हो रहा है कि अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करना है, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा जहां मुझे स्टेप परफॉर्म करते हैं, उसके बाद जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है और जो हमारे नॉन ह्यूमन रिसोर्स है उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हमारा हो जाता है, जिसे कहते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमारा एलिमेंट है। अब अगर मैं आगे चलूं थोड़ा सा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ बेनिफिट मिल रहा है आगे है कि ऑर्गेनाइजेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच मैनेजमेंट ब्रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर वो कंपनी नहीं है, यहाँ पर वो प्रोसेस जो लोग पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी ध्यान देना। सो ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैकेनिज्म, एक टूल हमारा है जिससे जो मैनेजमेंट है वो एक सर्टेन ऑर्डर एस्टैब्लिश करता है कियोस की जगह। कियोस मतलब क्या है, बहुत एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ध्यान देना, कौन किस काम के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कौन क्या काम करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेशन ने यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया इस वाले स्टेप में, सभी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे कियोस नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अथॉरिटी को लेकर, और रिगार्डिंग कौन हमारे ह्यूमन रिसोर्स क्या जॉब परफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे एक सर्टेन ऑर्डर हमारा एस्टैब्लिश है। आगे बात करूं, क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क। ठीक है, जहां पर कोऑर्डिनेशन है, जहां पर कोऑपरेशन है, तो एक टीम स्पिरिट यहाँ पर देखने को आराम से मिलेगा। तो ये स्टेप हमारा परफॉर्म हमारा होता है आफ्टर प्लानिंग, जो कि हमें ये 4 या 5 बेनिफिट देता है। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तुम सिर्फ 6 पॉइंट्स ही लर्न करना, बिकॉज अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा तो बस 6 पॉइंट ही तुम्हें लिखना होगा सब चीज। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जो डेफिनेशन पढ़ के आए अभी ऑर्गेनाइजेशन का,
कि ऑर्गेनाइजिंग करते तुम क्या करते हैं, फिर कौन से सब स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हमारे किसी भी फर्म को ऑर्गेनाइज करते वक्त, किसी भी कंपनी को ऑर्गेनाइज करते वक्त, यहाँ पर हमारा ये चीज है। तो पहला अगर मैं स्टेप देखूं, मुझे मिलता है डिविजन ऑफ वर्क। मैंने पहले ही बात कर लिया कि काम को जितना हो सके पॉसिबल, तो पहला स्टेप पता ही डेफिनेशन से कि पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो डिविजन ऑफ वर्क ही होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने वर्क को डिवाइड किया स्मॉल स्मॉलर पार्ट में, तो सिमिलर वर्क को आइडेंटिफाई कर कर, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर कर उनको क्या करें, ग्रुप करें। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक मुझे स्कूल के असेंबली में मान के चलो मुझे एक लाइन बनाना है अलग अलग स्टूडेंट्स का, लेकिन सभी स्टूडेंट्स क्या हो गए कि एक संग आके खड़े हैं ग्राउंड पर मान के, तो मैं क्या करूंगा, उन पहले डिवाइड करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन वाइज या एज वाइज मान के चलो, फिर उनको मैं ग्रुप करूंगा, या मेल फीमेल लेके चलो कि मुझे मेल और फीमेल का मान के चलो करना है, मुझे अलग अलग लाइन बनाना है। तो हमने क्या किया, पहले उस पूरे ही भीड़ को मैंने अलग अलग किया, अलग करने के बाद जो है मैं स्मॉल पार्ट तोड़ा, अब उसमें से मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ कि सेम बेस, हम लोग पढ़ेंगे किस बेस पे लोग ग्रुपिंग करते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, हमने वहां पे ग्रुपिंग किया उन चीजों को, और उसके बेस पर हमने सेम होता ऑर्गेनाइजेशन में कि एक्टिविटीज को अलग अलग डिवाइड करने के बाद सिमिलर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर एक डिपार्टमेंट के अंदर लाया जाता है, और डिपार्टमेंट के अंदर लाने के बाद उस एक्टिविटी को जो हम असाइन करते हैं ड्यूटीज की, कौन क्या करने वाला ध्यान देना, ठीक है, और उसके बाद हम उस काम को करने के लिए जो अथॉरिटी, जो नॉर्मल सेंस में कहते हैं पावर चाहिए, हम उस पावर को डेलीगेट करते यानी कि असाइन करते उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के हाथों में। उसके बाद हम डिफाइन करते रिलेशनशिप कि आपको अथॉरिटी मिला है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला है, ध्यान देना। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेकंड रिलेशन हमारा है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप हमारा, दो रिलेशन हम आपस को स्टैब्लिश कर डिफाइन करते हैं, ठीक, सबके मन में पता चले कि क्या चीज करना है मुझे, कौन मुझे गाइड करेगा, किसको मैं गाइड करूंगा, किससे मैं कमांड लूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कौन सुपीरियर मेरा है, मैं किसका जूनियर हूं, कौन मेरा जूनियर है फॉर एग्जाम्पल, सब यहाँ पर डिफाइन हमारा हो जाता है। और उसके बाद जितने भी एक्टिविटीज करने वाले मान के चलो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, तो कोशिश करते हैं उन सभी डिपार्टमेंट्स के जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, ताकि कभी भी नीड आए तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स की या डिफरेंट जो हमारे ग्रुप की जो एम्प्लॉयज हमारे हैं, जो ह्यूमंस हमारे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन फील कर सके, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन वाला जो फीलिंग उसको स्टैब्लिश कर सके। 6 हमारे, लेकिन किसी के बुक में 4 स्टेप्स भी दे सकते हैं, किसी के बुक में 5 स्टेप भी दे सकते हैं, टेंशन मत लेना, शायद कोई स्टेप किसी एक स्टेप में मर्ज कर दिया गया है, मैं बोलूंगा तुम ये मेरे नोट्स को ही फॉलो करना, जितना लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने 5 ही लिखा है, 6 लिखा नहीं है मैंने, तुम इसको फॉलो करना। अगर पूछा कि स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग, तो मैंने पहले ही बात कर ली इन चीजों के बारे में, डेफिनेशन के वक्त हम लोग सीधा से पढ़ते हैं, जहां लगे समझाने का मैं समझा दूंगा। लिखा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ध्यान देना, मैं इसी के बेस पे कह रहा था डेफिनेशन वाले सेंस में कि हम समझेंगे डीप जाके जो डेफिनेशन है, जो हमारे 3 या 4 स्टेप्स वहां पर वो होते क्या है। तो तुम्हें जो है डेफिनेशन के वक्त इन स्टेप्स को ब्रीफ में लिखना है कि भैया ऑर्गेनाइजिंग में 4 या 5 चीजें होती हैं, लेकिन जब तुमसे पूछेगा स्टेप्स में, तुम्हें उन्हीं 4 या 5 स्टेप्स को इन डिटेल एक्सप्लेन करना, विद एग्जांपल चाहो तो करो, वरना नहीं तो बस कॉन्सेप्ट लिख के छोड़ देना। तो पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ध्यान देना, जहां पर एक मुझे क्या है लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ध्यान आगे, द होल वर्क इज टू बी डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज या फिर स्मॉलर पार्ट्स एज मच एज पॉसिबल so that duplication is avoided and work can be completed as per the predetermined goals। goals क्या, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, तो काम को ऐसे ही डिवाइड करना है। देखो डिवीजन भी ऐसा नहीं कि बस डिवाइड करके चल जाओ, बल्कि डिवाइड भी इस तरीके से करना है ताकि हम चीजों को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पर लिखा है एक वर्ड हमारा है मैनेजेबल, ध्यान देना, ठीक है। होप आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क फैसिलिटेट्स मुझे क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, पहला पढ़ चुके पहले, स्पेशलाइजेशन इन वर्क एंड स्किल्स, ध्यान देना, विच आर एसेंशियल, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसमें आता है, एम्प्लॉयज में आता है। कब आता है, जब वो एक ही काम को बार बार करे, और बार बार काम करने का मौका कब मिलता है, जब उसे मैं काम देता हूं एक ही तरह का, और एक ही तरह काम उसे कब मिलता है, जब हम करते हैं डिविजन ऑफ वर्क करते, ध्यान देना, सब आपस में तुम्हारा चेन की तरह काम कर रहा है।
as no individual can perform the entire work efficiently and effectively। ध्यान देना, इसीलिए ये ट्रुथ है, एक बेसिक फैक्ट कह सकते हो कि no individual can perform the entire work efficiently and effectively, इसलिए हम लोग लगाते हैं एलिमेंट डिविजन ऑफ वर्क का। आगे एग्जांपल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल द वर्क इन अ बैंक, जस्ट वेट, हमने एग्जांपल डाला है कि फॉर एग्जांपल द वर्क इन अ बैंक मे बी डिवाइड टू 4 सिंपल एक्टिविटीज। बैंक हम सभी को पता है क्या होता है। मिस्टर रोहन फॉर एग्जांपल लुक्स आफ्टर रिसीविंग कैश, मिस्टर जगदीश टेक्स केयर ऑफ डिस्पर्सिंग कैश। ध्यान देना, ठीक है, वो रिसीव कर रहा है और वो कैश को लोगों में बांट रहा है, मान के चलो, मतलब डिपॉजिट ले रहा है और वो तुम्हारा इन कैश या फिर कैश पेमेंट कर रहा है लोगों को जो पैसा लेने के लिए आया बैंक में। Mr. Punit gets involved in processing of loan application, तो पैसे भी चाहिए तो पेपर वर्क करा लोन के लिए। और मिस्टर राम इंश्योर्स सेंक्शनिंग ऑफ द लोन। ध्यान देना, तो पे 4 लोग काम करे किसी बैंक में, तो मैं फील कर पा रहे होगे कि जो मेरा रोहन है और जो मेरा फॉर एग्जांपल जगदीश है, ये एक तरह का ही काम कर रहे हैं। क्यों? दोनों कैश में काम करे, एक ले रहा है एक दे रहा है, तो इन दोनों को हम एक डिपार्टमेंट में रख सकते हैं। और जो मिस्टर पुनीत है और मिस्टर राम हमारा है, दोनों भी एक तरह का ही काम के, लोन वाला काम के, उनको हम लोन डिपार्टमेंट रख सकते हैं। जहाँ पे दोनों को मैंने क्या किया, काम पूरे बैंक में मैंने काम को डिवाइड किया 4 अलग अलग एक्टिविटी में। पैसे लेना, पैसे देना, लोन की एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, उसके बाद लोन को सैंक्शन करना, 4 हमारा एक्टिविटी। लेकिन हमने इसको आइडेंटिफाई किया, 4 एक्टिविटी के लिए 4 अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं खोलेंगे वरना मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो 2 एक्टिविटी सिमिलर हमारे थे, कैश के रिलेटेड 2 एक्टिविटी को मैंने एक डिपार्टमेंट में रखा, और लोन का जो 2 एक्टिविटी हमारे सिमिलर हमारे थे उनको मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया। तो मैंने क्या किया, कैश डिपार्टमेंट और लोन डिपार्टमेंट बना के मैंने उसके अंदर उन दोनों एक्टिविटी को मर्ज कर दिया। तो हियर द वर्क ऑफ मिस्टर रोहन एंड जगदीश बीइंग सिमिलर इन नेचर कैन बी ग्रुप्ड अंडर जॉब ऑफ कैश क्लर्क। ध्यान देना, या फिर कैश डिपार्टमेंट कह सकते हैं। While the work of Mr. Punit and Ram can be grouped under job of loan officer, loan department कह सकते हैं। This is how division of work is in an organization can be accomplished। दो चार एक्टिविटी, 2 डिपार्टमेंट, 4 लोग। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड हमारा जो है प्रोसेस या फिर स्टेप कह सकते हैं, ग्रुपिंग एक्टिविटीज या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ध्यान देना, यहाँ हम क्या करते हैं, जो मैंने वर्क को डिवाइड किया है, ठीक है, हम अगर डिपार्टमेंट बनाते हैं या फिर कह सकते हैं एक्टिविटी ग्रुप करते हैं। पॉसिबिलिटी है कि जब मैं अलग अलग वे से अलग अलग में एक्टिविटी ब्रेक करूँ ना, तो वहां मेरा जो है मुझे अलग अलग एक्टिविटी में कुछ देखिए सिमिलरिटी, कुछ एक्टिविटी जो है परचेज की वो सिमिलर है एक्टिविटी ऑफ तुम्हारा मान के चलो फाइनेंस से। तो वहां पे हमको क्या बेनिफिट मिलता है कि उन 2 एक्टिविटी जो सिमिलर नेचर की है उनको मैं एक जगह लेके चले जाऊंगा। मान के चलो कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे सैलरी का हमारा पेमेंट होता है, अगर मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूँ तो वहां भी हमारा पेमेंट होगा, क्योंकि पेमेंट दोनों कॉमन है। तो मैंने परचेज से उस एक्टिविटी को निकाल कर डाल दिया फाइनेंस वाले में, तो वहां मैंने ग्रुपिंग कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से जितने भी हमारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व डिवाइड हुई है, मान के चलो एक सिंगल एक्टिविटी 50 एक्टिविटीज में डिवाइड हमारी हो चुकी है। तो उन 50 में से मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर सिंगल एक्टिविटीज को किसी नेचर की है, मैं एक डिपार्टमेंट बना के उसको दे देना, ताकि अलग डिपार्टमेंट बन जाए हमारा, जिसपे मैनेजर फोकस कर सके अपने डिपार्टमेंट में ही। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। ध्यान देना, ठीक है, द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर अंडर सेम डिपार्टमेंट। दिस फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन बनता है कि जो हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं वो किस किस बेस पे कर सकते हैं। उस लिखा है मैंने पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ध्यान देना कि जो मैं बेसिक फंक्शन जो है उसके बेस पे हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया। सेकंड अगर बात करूं, बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, हम उसके अगर ये तुम्हारा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये चीज कर सकते हैं कि जो सामान बना रही है, हम पढ़ेंगे जाके, देखो जो भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन सब जाके हमारा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एंड डिविजन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अगले क्लास का हमारा टॉपिक हमारा है। आगे ऑन द टेरिटरी। ध्यान देना, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, फॉर एग्जांपल पढ़ते चलो। यहाँ पर पहला पढ़ूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ध्यान देना, यहाँ मुझे लिखा है कि न्यूमरस एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शन। अगर उनके फंक्शन मैच करेंगे तो सभी फंक्शन को हम लोग सेम डिपार्टमेंट में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
परचेज डिपार्टमेंट ऑफ परचेज फंक्शंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज यहाँ पर होगी। तो मान के चलो कल को फाइनेंस डिपार्टमेंट को लगा स्टेशनरी परचेज करना है, फाइलें परचेज करनी है, कंप्यूटर परचेज करना है अपने डिपार्टमेंट, तो कहाँ कॉन्टेक्ट करेगी? परचेज करेगी, बिकॉज पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो परचेज करने का काम है वो परचेज डिपार्टमेंट का ही है। तो क्योंकि वो डिपार्टमेंट परचेज वाला काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को सामान चाहिए, लेकिन फाइनेंस नहीं करेगी बिकॉज वो नेचर उसका है ही नहीं। कौन करेगी? परचेज करेगी। ध्यान देना, कल को परचेज डिपार्टमेंट को पैसे चाहिए रॉ मटेरियल परचेज के लिए, कहाँ से मांगेगी? वो फाइनेंस से मांगेगी, बिकॉज पैसे काम फाइनेंस वालों का है। तो हमने भली वो एक्टिविटी बिलोंग करती है परचेज से, लेकिन आएगी कहाँ? फाइनेंस वाले में तुम्हारे, बिकॉज में ग्रुपिंग कर दिया उसको बेस्ड अपॉन द फंक्शन। ध्यान देना, आगे हमारा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर। So in this case, activities are grouped into different departments on the basis of products manufactured or produced by organization, for example, textile division, food division. अब ध्यान देना, किसी एक कोई बहुत बड़ा कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल भी करती है और फूड भी बनाती है। जहां पर उसने क्या किया, अपनी एक्टिविटीज को इन प्रोडक्ट्स के बेस पर डिवाइड कर दिया कि दो हमारे प्लांट होंगे, एक हमारा फूड के रिगार्डिंग कंसर्न होगा, या दो मैनेजर हमारे होंगे, हेड मैनेजर, मेन मैनेजर। ध्यान देना, ये फूड का देखिए बिजनेस, ये मैं देखिए बिजनेस, देखिए बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस में देखिएगा। उसके बेस पे क्या कर डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया, पूरा कंपनी को ही अलग अलग कर दिया, दो प्लांट हमने कर दिया। पढ़ेंगे जाके आगे अगले वाले क्लास में। तो यहाँ पर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। ध्यान देना, so here activities are grouped into offices, branches on the basis of 4 directions, या कैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ध्यान देना, आगे बढ़ते अगले हमारे स्टेप्स में। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी ड्यूटीज है, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद, ग्रुपिंग करने के बाद, कि परफॉर्मेंस में क्या क्या हमें कौन कौन परफॉर्म करेगा, उन चीजों को क्या क्या स्किल्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस में हम ड्यूटी असाइन करते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि once the departments have been formed, next step is to assign the work to the employees according to their skills and competence. Simple सा, इसमें confusion नहीं होना चाहिए। In order to ensure effective performance in an organization, it is essential that a balance is created. क्यों? देखो, अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग करता ही नहीं, तो मैं चीजों को ग्रुपिंग में डिवाइड भी नहीं करता, मैं हर एक एक्टिविटीज को मैं माइक्रो लेवल पे भी चेक नहीं कर सकता कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने क्या स्किल्स चाहिए, तो मैं एफिशिएंट ड्यूटी भी असाइन नहीं कर पाता। हम पहले पढ़ चुके ना कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सेम चीज यहाँ पर होता है। तो इस वाले स्टेप में वही मेक श्योर करते हैं कि जो भी काम है उसे कोई भी ना करे, बल्कि जो उस काम में एफिशिएंट है, टॉप है, वो इस काम को फुलफिल तुम्हारा करे। आगे बढ़ता हूँ, चलो। In order to ensure effective performance in an organization, effective performance कब होगा? जब right person करे right job को, ठीक है? It is essential that a balance is created between the nature of a job and ability of the employee responsible for that job. तो हम लोग यहीं पे करते हैं कि हम लोग यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशंस को, स्किल्स को मैच करते हैं जॉब की डिफिकल्टी, जॉब के रिस्क, जॉब के चैलेंज के अकॉर्डिंगली, तभी मुझे मिलता है इफेक्टिव परफॉर्मेंस। हम इस स्टेप में करते हैं। जब मैंने यहाँ पर कर दिया, जब मुझे मिल गया कि राइट बंदा राइट जॉब के लिए मुझे मिल गया, तब उसको हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो अथॉरिटी है उसे हम असाइन कर देते हैं कि अब तुम इस काम को करने के लिए डिसीजन लोगे, वो तुम लोगे। ध्यान देना, तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, या फिर कह सकते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ध्यान देना कि डिसीजन मेकिंग पावर को जो पावर से दे देना। तो एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर implies the allocation of authority and responsibility among employees of the enterprise। का मतलब तुम्हारा क्या है? जब जब देखो किसी पर्सन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्सन राइट है पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसे मैंने अथॉरिटी दे दिया। हम पढ़ेंगे आगे जाके इस चैप्टर में क्या हमारा मीनिंग होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का इन डिटेल। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब कोई इफेक्टिव परफॉर्मेंस चाहिए, तो उस पर्टिकुलर बंदे में एक सेंस भी होना चाहिए कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, नहीं कर पाया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ही एंड में इस काम को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, अकाउंटेबल होऊंगा। तो इस वाले काम, इस केस में क्या है कि क्योंकि वो अपने आप को पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है, तो अपने स्किल्स को यूज करेगा, अपने एफिशिएंसी को यूज करेगा, और जो काम दिया गया उसे फुलफिल करेगा। तो इस वाले के केस में क्योंकि कंपनी ने असेस कर लिया है थर्ड स्टेप में कि वही वो उस काम के लिए राइट पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, तो अथॉरिटी चाहिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी ये पता है कि अगर मैं किसी को मैं चूज कर लूं, मैं काम के लिए में काम असाइन कर दूं, और अगर मैं उस काम को करने के लिए उसे मैं कंप्लीट अथॉरिटी ना दूं, तो पूरा काम कंप्लीट ठीक से नहीं कर पाएगा। तो यह लिखा है कि एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी
Relationships in an organization implies the allocation of authority and responsibility among employees in such a way that each person should know who is responsible to whom and for what. डिटेल में कवर करेंगे हम उस टॉपिक में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में। ध्यान देना, अगर मुझे कोई पावर दिया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि आप डिसीजन दे सकते हो, तो मुझे कंप्लीट पता होना चाहिए कितने 10 मैटर्स है, 20 मैटर है जहां पर मैं डिसीजन क्लियर है मुझे कि मैं ले सकता हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग मुझे कंफ्यूजन होगा कि मैं इसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, तो जब वो टाइम चला कि मुझे लेना पड़ेगा तो शायद मैं डिसीजन ठीक से ना ले पाऊँ। तो इस केस में किसको लॉस होगा? ऑर्गेनाइजेशन को हमारा लॉस होगा। तो अथॉरिटी का देने का मतलब है काम से बस बोल देगा आज तुम इस काम के जिम्मेदार हो, नहीं, बल्कि मुझे बताना पड़ेगा, लिख कर। ध्यान देना, तुम्हारे पास क्या 20 तरह के अलग अलग पावर तुम्हारे पास है, तुम क्या किस तरह का डिसीजन ले सकते हो। तो तुम स्कूल में अप्लाई करते हो, किसी कॉलेज में जाते हो, तुम ऐसा कहीं पे एम्प्लॉय बनते हो, जहाँ तुम फील करते हो ये चीज कि ठीक है, यहाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिटर्न मुझे मिला है, जहाँ मैं क्लियर हूँ मैं किस काम का रिस्पॉन्सिबल हूँ, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है कि किस किस काम का मुझे अथॉरिटी मिला है। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू वर्कर्स regarding who they will be receiving orders from and who they will be reporting to। ध्यान देना, अगर बात करूं एक टॉप लेवल जो मैनेजमेंट हमारा होता है वो हमेशा ऑर्डर देता है मिडिल वालों को, एंड मिडिल देते हैं ऑर्डर लोअर वालों को। कि पता है मिडिल वालों को कि हमको लेना है ऑर्डर किससे? टॉप से। हम लोअर से ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। और लोअर का पता है कि हम ऑर्डर जो है मिडिल से ही रिसीव करेंगे या टॉप से करेंगे, हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो यहाँ पर सभी के मन में एक ऑर्डर स्टैब्लिश्ड है कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, किस वे से। दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग hierarchy structure among various departments, further establishing a reporting relationship facilitates coordination among coordination also among various departments। ध्यान देना कि पता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसीज, इन केस ऑफ नीड किसे कांटेक्ट करना है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं, फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर विल इन्फॉर्म अबाउट सेल्स फोरकास्ट टू जनरल मैनेजर, इसके जिम्मे सभी काम है, देखना सभी का रिपोर्ट लेना। will on the basis of that forecast direct production manager to arrange production of a certain quantity or within a specified period extra। ध्यान देना, अगर सेल्स मैनेजर खुद जाके बोलेगा प्रोडक्शन मैनेजर को तुम इसे लेके आ जाओ, तो शायद प्रोडक्शन मैनेजर उसकी बातों को नहीं समझेगा, काम को नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक हायरार्की है कि जहाँ पर जो हमारा सेल्स मैनेजर है उसका टॉप कौन है? जनरल मैनेजर। और उसका हमारा जनरल मैनेजर का मैं सबऑर्डिनेट हमारा कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। इस केस में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो गया, जहां सेल्स मैनेजर को पता है कि जो भी चीज उसे चाहिए वो बोलेगा जनरल मैनेजर को, और वो अरेंज करवा के देगा थ्रू प्रोडक्शन मैनेजर उसे। ध्यान देना, यहाँ पर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हमारा स्टैब्लिश हो गया। ध्यान देना, अब अगर मैं आगे बढ़ूं, मुझे लिखा है कि टॉपिक ये हमारा स्टेप क्लियर में है। अब अगर मैं 5 बात करूं, जो लास्ट हमारा स्टेप है, मुझे पता है कि अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट से अलग अलग एक्टिविटीज है, हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज भी है जिनके पास अलग अलग अथॉरिटीज है, लेकिन काम सब एक ही कर रहे हैं एक एंटिटी के लिए का, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसीज एक कोऑर्डिनेशन वहां पर हमेशा रिक्वायर्ड होता है। तो इसी कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश भी करना जो होता है वो जो ऑर्गेनाइजिंग का ही हमारा पार्ट होता है। तो यहाँ बात करो तो फाइनली द मैनेजर यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो हमारा मस्ट इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय वेरियस एम्प्लॉयज एंड ग्रुप्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड। सब मेक श्योर करो सब समझ गए अपने कामों को, सब रेडी है कामों करने के लिए। अदरवाइज इट मे लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयज एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो कह सकते हैं कि इस वाले स्टेप में ना हम जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरी चीजों को, जो मैंने किया एक बार मेक श्योर कर लेते हैं वहां पर। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, तो ही मतलब कौन? टॉप मैनेजमेंट। ध्यान देना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन खुद जो ऑर्गेनाइजिंग कर रही है, must ensure all the departments are carrying out their specialized tasks and there is harmony in these activities. The ultimate aim is to ensure that the goal of the organization is fulfilled। ध्यान देना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें 5 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। ध्यान देना, तो इसी के साथ टॉपिक हमारा आज से खत्म हो जाता है, जो कि हमारा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था हमारा। लेकिन हमने कवर किया इंपॉर्टेंस या बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजिंग चीजों करने का।
फिर हमने कवर किया कि अगर हमें इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन करना है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना है मैनेजमेंट प्रोसेस में, तो कौन से मुझे अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे ध्यान देना। तो अब एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप में जाकर रिप्लाई करो तुरंत में ग्रुप में, क्या तुम लोग को आज वाला क्लास समझ में आया ठीक ठाक? किसी को डाउट अगर है तो मैं क्लियर कर दूंगा, नहीं तो इस जो